दोस्तों, शाम की 4 बड़ी खबरें। कर्मचारियों की अनदेखी भारी पड़ी, मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी, इसलिए इनसे नहीं लेना पंगा। और दोस्तों, अब पंगा हो रहा है फौजियों के बीच और पुलिस के बीच, सामने झड़प हो रही है। आखिर ये कौन से फौजी हैं जिनके हाथ में है तिरंगा और कह रहे हैं कि अनुशासन हमें मत सिखाओ, इस तिरंगे में लिपट कर चला जाऊंगा लेकिन जिंदा जाऊंगा तो अपने हकों के साथ। आखिर कौन सी हक है? और एक महिला और एक सीआरपीएफ जवान का ऑडियो वायरल हो रहा है। हम उसकी पुष्टि ये नहीं कर रहे कि आखिर ये महिला कौन है, लेकिन कहा जा रहा है कि एचडीएफसी में कार्यरत है। और उन्होंने कहा है कि जवान इसलिए शहीद होते हैं, जवानों के बच्चे इसलिए अपाहिज पैदा होते हैं और इसलिए अनपढ़ होते हैं, इसलिए इनका शोषण होता है। आखिर इनकी तू में क्यों चल रही है? और आज है माननीय प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्मदिन, या क्या वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? जैसा कि भाजपा के अंदर जो 75 साल से ज्यादा जितने भी नेता थे रिटायर हो गए थे और उनके लिए भीड़ लगी है सोशल मीडिया में। रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा, हर कोई उनके गुणगान गा रहा है, देश के प्रधानमंत्री, लेकिन उनके पार्टी के नेता बुरी तरह कुछ अपने अपने अंदाज में उनका बर्थडे सेलिब्रेट करे। तो दोस्तों, खबरें करते विस्तार से, सबसे पहले बात करूंगा, जरा ये देखिए जिसमें कहा जा रहा है, और ये हैं मुख्यमंत्री हिमाचल के। वर्तमान सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आई थी और इस बात को हमको मान करके चलना चाहिए कि सरकार को बनाने में कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमसे नाराज थे, ये सच्चाई थी और कोई वजह नहीं। हम सारी चीजें समय पर कर रहे थे, लेकिन एक ही चीज समय पर नहीं हो पाई, वो था ओपीएस। वो एक हमने कहा कि हम रास्ता तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन इन्होंने तब तक के लिए कहा कि हम पहली कैबिनेट की पहली बैठक में दे देंगे, इसलिए आप सत्ता में आए। अगर सत्ता में कर्मचारियों का आपको लाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है तो स्वाभाविक रूप से उनके प्रति जो कमिटमेंट्स जो आप लोगों ने की थी उसको पूरा करना ये भी आपका दायित्व है। और इनकी कुर्सी गई, उन्होंने कहा मैंने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन एक काम मेरे से चूक हुई कि मैंने कर्मचारियों की अनदेखी की। जब मैं हारा तो मुझे पता चला कि कर्मचारी हमारे साथ काम कर रहे थे, हम उन्हें पुरानी पेंशन नहीं दे सके, उनके अधिकार नहीं दे सके, उनके अधिकारों की रक्षा नहीं की, हम और सारी चीजें अच्छी व्यवस्थित कर रखे, लेकिन कर्मचारी बहुत बड़ी चीज होती है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी ही चुनाव कराता है, कर्मचारी प्रचार करता है, कर्मचारी हमारा सारा मैनेजमेंट करता है। यदि कर्मचारी हमसे रुष्ट है तो कहीं ना कहीं उसका जो धीरे और अंदर वाला जो प्रचार है वो घातक होता है। इसी वजह से हमारी यानी कुर्सी चली गई थी और हमें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा और हमने सारे ईमानदारी से काम किया। ये वीडियो है। अब सरकार के सामने यह है कि फौजियों की अनदेखी, कर्मचारियों की अनदेखी लगातार हो रही है सरकार से और कर्मचारी खासे नाराज हैं। 8वां वेतन आयोग को लेकर के हो या आपको डीए को लेकर के हो या उनकी पुरानी पेंशन का मुद्दा हो या 5% पेंशन बढ़ाने का मुद्दा हो या उनका कम्यूटेशन का मुद्दा हो, लेकिन उन्होंने सीधा संदेश दे दिया है कि कर्मचारी जाग गया और कर्मचारी के बगैर सरकार के पहिया कर्मचारी आगे ले जाना है। तो उन्होंने कहा है कि आप यदि नेताओं को पेंशन चाहिए, नेताओं को सुविधाएं चाहिए, देश देखता है, कर्मचारी देखते हैं, तो अब बच के रहना होगा। दोस्तों, ये वीडियो मुझे बहुत पसंद आया और कहीं ना कहीं लोगों में समझ में आने लगी कि दबाव क्या होता है। अब मैं बात करूंगा 112 डायल, ये पूरे सैन्य कर्मी हैं, रिटायर्ड सैन्य कर्मी हैं और इनकी मांग है कि उन्हें पूरा वेतन पुलिस के बराबर दिया जाए और जिस तरीके का काम है उस तरीके से एक समान वेतन होना चाहिए। और इस मांग को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने इनका वीडियो बनाया, लेकिन अभी हद हो गई कि पटना के अंदर पुलिस के साथ इनकी झड़प हो रही। उन्होंने कहा है कि गाली गलौज लाठी भी मारा हमारे जवानों को, पुलिस वाला मार रहा है, हम सबको रो रहे हैं, वो हंगामा करवाना चाह रहे हैं। फिर भी ये बिहार पुलिस हमको दमनकारी सरकार खड़ा नहीं होने दे रही है। अभी नौकरी छोड़ दूंगा और मैं पेंशन इनको दे दूंगा। और बैठिए जी, देखिए किस तरीके से क्या पुलिस के पास अनुशासन है? अनुशासन का एक शब्द भी इनको नहीं पता है। किसी तरीके का हमें ड्रिल, डिसिप्लिन सब कुछ आता है और हम ईमानदारी से 112 डायल के लिए लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमें उतना पे और पेंशन के और जो अधिकार हैं वो नहीं मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हो इनका वीडियो। अब मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं जो एक कह रहे हैं कि मैं एचडीएफसी की ये महिलाएं और सैनिक महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह इनकी जो भाषा है, कह रहे हैं कि आपके बच्चे इसलिए अपाहिज होते हैं।
न्यू मैं जाता हूँ करता हूँ, तुमको हर एक मैसेज का ना रिप्लाई तो देना चाहिए ना एटलीस्ट, कि मैडम करता हूँ नहीं है या कुछ भी मजबूरी समझो। आपने फर्स्ट मेरे टाइम को जैसे ये भी माफ करा था जानकारी दिया वैसे नहीं, करा मेरा देती। 15,85,000 रुपया सैंक्शन किया आपने। अरे बताया तो और 75 बार, तुम गवाह हो तो क्या कर सकते हैं 15,85,000। अब तुम पढ़े रेट ऑफ लिखे इंटरेस्ट हो तो लगा रहे तुमको हो। बताया जाए, पढ़े लिखे होते कोई अच्छी कंपनी में जॉब करते 38,931 रुपए का क्या गवाह हुआ? तभी बॉर्डर में भेज दिए गए हो तुम। अरे सर ऐसा ना किसी के हक का ना खाने का नहीं, तुम समझा ना, हजम नहीं होगा तभी तुम लोगों के बच्चे ना विकलांग पैदा होते हैं और ऐसे ही लोग होते जो शहीद हो जाते हैं। ओके ओके रखो ओके अभी फोन और दिखाओ, आओ 15 दिन में मैं भी देखती हूँ तुम क्या चीज हो, कौन सी ओके, ओके। तुर्रम खां हो तुम। मैं भी देखती हूँ 12 साल से भेंचो सीआरपीएफ में बिजनेस कर रही हूँ, तुम क्या मेरे को सिखाओगे? और मैं भी ना डिफेंस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तुम क्या मेरे को मैं भी सिखाओगे आपका यार? पूरा है ना, अभी आपका है ना, ये भी मैं भी हाँ आपको दिखाता हूँ मैं भी किस चीज का फैमिली का दिखाओ हूँ और क्या कर दिखाओ सकता हूँ अभी आपको। दिखाओ, कितनी बड़ी ठीक है, फैमिली के होते हैं ना सर, 15-16 लाख रुपए आपके ना लोन गालियों नहीं से लेते। पता लगता है आप चल कौन ना से ज्ञान फैमिली मत से दे, बिलोंग ज्ञान करते मत हो। दे। ठीक है, लोन पे जी रहे हो, अब क्या ज्ञान हमको घंटा तुम दोगे? लोन पे जी रहे हो ऑफ कोर्स जी और रहे हो आप तो लोन पे, हमारे ऊपर 5 जी लाख रहे देने हो, में तुम्हारी नानी टीका याद आ बना के गई है। काम कर रहे हो आप अब तो। दिखा, बोल मत, दिखा आके सामने, हाँ? ओके, बोल मत, मैं तो दिखा। चैलेंज कर दिया ना आपको, मैं दिखाऊंगा आपको। करो चैलेंज, आओ दिखाओ। टोटली रिकॉर्डिंग मैं मेरे भी पास रखा है, हाँ, आपने क्या हाँ किया है ठीक है, क्या नहीं। रखो रिकॉर्डिंग जो भी रखना मैं है, कहाँ नौकरी रखो कर रहा हूँ और आपने कहाँ से बिंदास। सर्विस एकदम सर्टिफिकेट बनाया जिधर भी है, ये भेजने का नहीं है प्रूव किया उधर ना तो भी भेजो, देख लेना मैं भी दो बाप का नहीं जिधर हूँ। भेजने का है उधर भेजो। दिखाओ अच्छा, तुम एक बाप मैंने के भी हो, आपने जो भेजा उसका दिखाओ। स्क्रीनशॉट मार रखा है। बिका कौन है? एकदम बिंदास, और भी कुछ चाहिए तो और भी कुछ भेज देती हूँ। हाँ भेज दो, क्या है आपके पास, क्या भेज चाहिए सकते तुमको? हैं। क्या हाँ, चाहिए तुमको बताओ ना, वो चीज भेजती हूँ। और स्क्रीनशॉट क्या मारने की जरूरत है? हाँ भेज दो, लिमिट मेरे तक को नहीं भेज दो। करूंगी मैं। अरे हाँ, तुम जो क्या, सर्विस तुम सर्टिफिकेट क्या भेजा है घंटा ना मेरे आपने को मुझे, देखोगे? हाँ जाओ, जो भी उखाड़ने का है मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप इतना ही बोल रहे हो ना, जो हाँ सर्विस सर्टिफिकेट बनाया है ना हाँ। वो मेरे को भेजो, भेजो आप। क्यों स्क्रीनशॉट निकाला, किधर गया? वो क्या करना है आपको, मैंने स्क्रीनशॉट क्यों निकाला ही क्यों नहीं। स्क्रीनशॉट तो हाँ निकाल के भेजो। रखा है ना। हाँ, आप क्या भिखारी बोल रहे हैं, जैसा आपने अभी लोन बोला लोन ना पे जी रहे कि हो। मैं जाओ भेज ना, दे। तुमको जो खाने को खड़ो और आओ, मैं सर्विस लेटर देती हूँ तुमको, आओ। हाँ भेजो 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 भेजो। हाँ आओ, देखो भेजो आपने भेजो, भी क्या कितना होता है दम बे? है तू भेजने का। भेजा क्या? 4 दिन से भेजो मैं क्या भेजो, बोल रहा हूँ, आप तुम्हारे में बाप का कितना दम नौकर है, कोई आप लगा जितना है बोल क्या रहे हो ना, तेरे को भेजेगा आप जितना बढ़ाया? बोल रहे हो ना, आप में कितना दम बोल है वो नहीं रही देखो हूँ, आप। तुम बोले हो ना, तुमने चैलेंज किया ना, तुम क्या करके चाहिए? दिखाओ। अब तुमको मैं पागल दिखती हूँ क्या? हाँ तुम चैलेंज यहाँ तो पर किया अपने, आपने, मैंने तुमको मैं पागल दिखती हूँ? रिकॉर्डिंग रखा है ना, स्क्रीनशॉट रखा है ना, दिखाओ बिल्कुल बिल्कुल रखा है, बिल्कुल दिखाओ बिल्कुल। दिखाओ हाँ दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल, अभी वो 5-6 इसी को हजार मैं रुपए प्रूव के कर लिए रहा हूँ, आपको देखना है आपको क्या आएगा क्या कर नहीं। रहे हो। 5 लाख करा दो मैडम, इसको देना ना उसको देना है, वहाँ हमको दिखा रहे हो तुम, तुम्हारा चैलेंज है। आपको कुछ नहीं पता, आप 2 पैसे की नौकरी करते हो, आप तमाम तरीके की भाषा, जिस भाषा और जिस अंदाज से कह रही हैं, किस क्या इनका कोई पर्सनल कोई मैटर हो सकता है बैंकिंग संबंधी, और उसमें इनकी बहुत सारी हॉट टॉक आप देख सकते हो। कितना बुरा लगता है यदि इस तरीके से सबको टारगेट किया जाता है, तो बहुत ही अंदर से लगता है कि कैसी भावना है। तो ये आपको इनका मन की भावना का पता चल जाएगा। ये ऑडियो देखिए। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, और जहां पर कहा जा रहा है इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ऐसा उनके अंदर क्राइटेरिया है। भारतीय जनता पार्टी में जैसे एक आडवाणी जी को रिटायर किया गया, मुरली मनोहर जोशी को, बहुत वयोवृद्ध जो 75 साल से उम्र के ज्यादा हो गए, उन्हें राजनीति नहीं, उन्हें मार्गदर्शक की भूमिका दी गई। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी मार्गदर्शक बनेंगे या आगे लीडर ऐसे ही लीड करते रहेंगे? लेकिन उनके सामने ये कहेगा कौन? कोई कह सकता है ऐसा? नहीं। क्योंकि आज जिस तरीके से ट्रंप से, आप मैं शुरू कर रहा हूं, विदेशों से दोस्ती के पैमाने, दोस्ती के पैगाम आ रहे हैं, दोस्ती की दुआएं दी जा रही हैं, और इस हिसाब से भारत को साधा जा रहा है। जैसे अमेरिका और भारत के बीच में बहुत सारा डिस्प्यूट चल रहा था, और उसके बाद हमारे नेताओं ने तो हद कर दिए, लाइन लगा दी है, बिल्कुल तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री जो हमारे हैं, उन्होंने कहा है जब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो हमारे नीचे काम करते थे, उनकी कार्यशैली कैसी थी। और उसके बाद तो आप देख सकते हो कि चमचों की लगातार लाइन लग गई है, जैसा कि हमारे यहाँ की अब परंपरा बनती जा रही। दोस्तों, तो आपका क्या ख्याल है? धन्यवाद। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी थे, उस समय जो उन्होंने यात्रा की थी पूरे भारत की, उस दौरान उसके कन्वीनर के रूप में मोदी जी ही दायित्व निभा रहे थे। उस समय उनसे हमारी भेंट झांसी में हुई थी, और झांसी में जोशी जी के बोलने के पहले उन्होंने 1-2 मिनट 4 मिनट तक अपने भी विचार व्यक्त किए थे, और मैंने देखा कि उनको विषय को प्रस्तुत करना और उनकी बोलने की शैली, ये सब बहुत ही प्रभावी थी, ऐसा मैंने अनुभव किया। तो मुझे लगा कि जो बीजेपी की लीडरशिप है उसमें कोई एक फ्यूचर है तो मोदी जी है। मेरे मन के अंदर उसमें भाव पैदा हुआ। 2006 से जनवरी से ही मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, तो उस समय तो हमारी भेंट मुलाकात बराबर वो होती रही है। और मैंने उस समय भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के में भी देखा कि
उनके सुझाव बहुत ही उपयोगी हुआ करते थे, बहुत ही सटीक और सांगठनिक दृष्टि से भी जो कि प्रासंगिक कहे जाएं, ऐसे सुझाव उनके हुआ करते थे। पर्सनल डिसिप्लिन का जहाँ तक सवाल है, इलेक्शन कैंपेन समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद फिर वो आए हमारे यहाँ, मैं सोखा रोड पर रहता था रेजिडेंस पर, अध्यक्ष जी आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देने आया हूँ, मैंने अपना कैंपेन का काम पूरा कर दिया जो दायित्व तो आपने दिया था। तो इस प्रकार के डिसिप्लिन वो पॉलिटिकल वर्कर थे और अपनी टीम के साथ बराबर जो है जॉली मूड में रहते हैं। कभी कोई बाहर देखे लोगों को लगता होगा कि इतना वर्कलोड है, ये है, बड़े वो तनाव में रहते होंगे, ऐसा नहीं। मोदी जी को इस रूप में मैंने नहीं देखा। एक से एक किस्से और कहानियां आज भी सुनाते हैं, बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है उस समय संगठन के काम करने में भी। मैंने जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर वो इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन जब घोषित हुए थे उस समय भी, और फिर बाद में प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित हो जाने के बाद लगभग देश के 17-18 राज्यों में हमारा उनका साथी दौरा हुआ था। तो उस समय भी इलेक्शन कैंपेन को कैसे आगे बढ़ाना, क्या करना, इसमें तरह तरह के सुझाव दिया करते थे, जो कि वास्तव में कैंपेन को प्रभावी और सफल बनाने की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी थे। जब मुझे बाद में मालूम हुआ कि उन्होंने कई विदेश यात्राएं पहले ही कर ली हैं, मैंने मुख्यमंत्री वगैरह बनने की पहले ही जब संगठन की जिम्मेदारी निभा रहे थे उस समय भी, मैंने समाज को समझने की, केवल अपने देश समाज के को समझने की नहीं, बल्कि पूरा विश्व को समझने की एक उनके मन के अंदर हैंकरिंग जिसे कहते हैं, ललक, मुझे लगता है कि बचपन से ही रही है उनके अंदर। फिर दुनिया के कई देशों का बहुत पहले ही उन्होंने दौरा किया है एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, और उन देशों को, उस देश में रहने वाले लोगों को समझने की उन्होंने कोशिश की है। चैलेंजेस से कभी घबराते हुए तो उन्हें मैंने कभी नहीं देखा है। मुझे लगता है कि उनके ऊपर दैवीय कृपा है, और ये क्षमता ऐसे नहीं आती है बिना ईश्वर की कृपा से। घबराते हुए और डरते हुए मैंने कभी नहीं देखा ना। काल्पनिक क्षमता की भी अद्भुत धनी है, संवेदनशील भी उतने ही है। मैंने देखा तुरंत कोई ऐसी घटना हुई, आंखों में आंसू आ जाते हैं, और परिश्रम करने की तो अथक क्षमता परमात्मा ने दे रखी है। बिना दैवीय कृपा के, बिना ईश्वर की कृपा के संभव नहीं होता। और मुझे लगता है परमात्मा ने उनको कुछ वो सोच समझकर इस धरती पर भेजा है। ये समय त्योहारों का समय है, और इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है, अपने जीवन में उतारना है। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है